हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आरपीएम एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप जो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की एक सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, आप वहाँ से जा करके डे बाई डे जो लेक्चर चल रहे हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इस सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी किस तरीके का आपका एक संरचना जो होता है जिसके अंदर आप संरक्षित खेती करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, वो संरचना किस तरीके का होता है, उस तरीकों को क्या हम बोलते हैं, उसको हमने पिछले क्लास में देख चुका था। तो आज हम देखते हैं कि वो जो तरीके हैं ना, वो तरीके क्या क्या हैं और कैसे हैं, उन तरीकों की आज हम बात करेंगे। उन तरीकों में आज हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो तीन प्रकार के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जिनको जनरली हम देखते हैं, इनके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं। बाकी के जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं वो भी स्ट्रक्चर हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं आज ग्रीन हाउस की। एक जनरली ओवरव्यू देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इनको डिस्क्राइब करते हुए। तो आज हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस को। ग्रीन हाउस क्या है? आज द इंटेंडेड टू ग्रो ग्रीन प्लांट की बात करेंगे, यानी जो ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस के अंदर हम ग्रीन प्लांट को ग्रो करते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वह पॉली हाउस है। पॉली हाउस में जो हमारा पॉलीथीन बेस्ड मटेरियल्स यूज होता है एज ए क्लैडिंग मटेरियल्स के रूप में। क्लैडिंग मटेरियल्स को हमने क्या बताया था? शेडिंग मटेरियल्स आप बोल सकते हैं या फिर कवरिंग मटेरियल्स आप बोल सकते हैं। कवरिंग मटेरियल्स मतलब जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप किस मटेरियल से कवर करते हैं, उसी मटेरियल्स को अपन क्लैडिंग मटेरियल्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जो हमारा है ग्लास हाउस। ग्लास हाउस में जो हमारा क्लैडिंग मटेरियल्स होता है ना, वो ग्लास यूज होता है। ठीक है, ये तो तीन प्रकार के जो जनरली हमारे जो मेजर स्ट्रक्चर है, ये तीन प्रकार के हैं, जिनमें हमारा ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है और ग्लास हाउस है। ठीक है, ग्लास हाउस में क्लैडिंग मटेरियल्स क्या होता है? यूज होता है ग्लास यूज होता है। यहाँ पे पॉली हाउस में क्लैडिंग मटेरियल्स क्या यूज होता है? तो हमारा पॉलीथीन यूज होता है। ग्रीन हाउस में क्या यूज होता है? यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, थोड़े से पॉलीथीन के या फिर जो नेट शेड होता है, इनके माइक्रोन का डिफरेंस होता है और इसके अंदर हम ग्रीन प्लांट को ग्रो करते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे, हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस को। ग्रीन हाउस पे हमारा एक अलग से लेक्चर होगा। बाकी सारे जितने हमारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज पॉली हाउस की, कि पॉली हाउस क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो हम यह जान पाए अभी तक कि जो हमारा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस में यूज होता है पॉलीथीन होता है। क्लैडिंग मटेरियल्स कौन सा यूज होता है पॉली हाउस में? तो हमारा पॉली हाउस में जो क्लैडिंग मटेरियल्स यूज होता है वो पॉलीथीन यूज होता है। तो पॉली हाउस होता क्या है बेसिकली? तो द क्रॉप ग्रोन इन ओपन फील्ड आर एक्सपोज टू विविड एनवायरमेंटल कंडीशन। जब हम किसी क्रॉप को अगर ओपन फील्ड में ग्रो करते हैं, ओपन फील्ड में जब ग्रो करते हैं, तो जो हमारा क्रॉप है ना, वो क्रॉप विविड कंडीशन से, एनवायरमेंटल कंडीशंस के उसको झेलता हुआ अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है, जिसमें क्या होता है, जो मेजर हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो की पेस्ट होते हैं, और उसके बाद डिजीज होते हैं, उन सब का अटैक उस ओपन फील्ड में हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम एक कोई स्ट्रक्चर बना लें और उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम क्या करते हैं, पॉलीथीन से क्लैडिंग मटेरियल्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर में जो ना हमारा इंसेक्ट और पेस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे हमारा प्रिवेंट हो जाता है, हमारा जो क्रॉप है, जो हम ग्रो किए हैं वो चीज़। ठीक है, तो जो पॉली हाउस होता है, पॉली हाउस प्रोवाइड अ मेजर स्टेबल इन्वायरमेंट। अगर कोई पूछे पॉली हाउस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो उनको बताना है कि जब हम ओपन फील्ड में क्रॉप को ग्रो करते हैं तो विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलते हैं। ऐसे में क्या होता है, प्लांट उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता और विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर पॉली नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है प्लांट को ग्रो करते हैं। तो हमारा जो पॉली हाउस होता है एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, किसको? प्लांट्स को। ठीक है, अब जो हमारा पॉली हाउस होता है, पॉली हाउस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ पॉली हाउस। बेसिकली जो हमको देखने को मिलता है, टू टाइप्स के पॉली हाउस देखने को मिलते हैं। एक होता है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, नेचुरली
नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। और जो हमारा दूसरा होता है ना, ये होता है नेचुरली के बाद एक हम ये कह सकते हैं एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड पॉली हाउस। एनवायरमेंटल कंट्रोल पॉली हाउस। ठीक, यहाँ पे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होता है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो होता है, ये पॉली हाउस का तात्पर्य है कि जो हमारा पॉली हाउस जिसमें हम क्लैडिंग मटेरियल्स का यूज किए हैं, पॉलीथीन यूज किए हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम वेंटिलेशन के लिए ना कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करते हैं, वो नेचुरली ही यूज होता है। उसमें जो वेंटिलेशन होता है नेचुरली होता है, ठीक है। यानी दोज आर पॉली हाउस, ऐसा पॉली हाउस जिसमें जो वेंटिलेशन हो और नेचुरली हो, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस कहते हैं। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड पॉली हाउस। ऐसा पॉली हाउस जिसके अंदर का एनवायरनमेंट फुल्ली कंट्रोल किया जाए या रेगुलेट किया जाए, किसके थ्रू, जैसे मिस्ट चैम्बर हो गए, है ना, उसके बाद CO2 का कंसंट्रेशन, इनको भी कंट्रोल करना, उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, ये सब सारी चीज़ें लग करके या अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट लगा करके बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को या फैक्टर्स को रेगुलेट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड पॉली हाउस, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेट सेट हाउस की। इसके बाद हम बात करेंगे नेट हाउस की, कि नेट हाउस क्या होता है। तो नेट हाउस की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का यह भी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का ही एक टाइप्स है। ये भी एक प्रकार का संरक्षित संरचना है जिसके अंदर हम संरक्षित खेती करते हैं। नेट हाउस नाम से स्पष्ट है कि नेट हाउस क्या है। नेट हाउस की जब बात करते हैं तो एक घर होता है, एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जो कि नेट का बना होता है। नेट हाउस जो होता है बेसिकली जो हम यूज करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि दीज आर 2 टाइप्स, ठीक। पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो जो पहला होता है वो होता है शेड नेट हाउस। जो पहला प्रकार है वो है शेड नेट हाउस, ठीक। शेड नेट हाउस क्या होता है, एक ऐसा संरचना जो छायादार हो और नेट का हो, ठीक है। शेड नेट हाउस की बात करें तो यह एक परफोर्ड प्लास्टिक होता है। परफोर्ड प्लास्टिक का मतलब छिद्रित प्लास्टिक होता है, जिसकी जो डेंसिटी होती है ना ज़्यादा होती है और ये पॉलीथीन की होती है। ये करता क्या है, जब इसका जो डेंसिटी है ज़्यादा है तो एक क्या करता है कि ये जो सोलर के रेडिएशन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये सोलर रेडिएशन को ना थोड़ा सा रिडक्ट करता है, जब उसको कट करता है, यानी कि उसको थोड़ा सा कम कर देगा। जब रेडिएशन कम हो जाएगा तो प्लांट्स पे जो उस रेडिएशन का इफेक्ट है ना वो बिल्कुल कम होगा, बहुत कम होता है। तो जब प्लांट्स पे जो हमारा रेडिएशन है उसका इफेक्ट जब कम होगा तो प्लांट में ना स्कॉर्चिंग की समस्या नहीं आएगी, यानी प्लांट जो हमारे हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे किससे, स्कॉर्चिंग से। स्कॉर्चिंग का मतलब यहाँ पे होता है झुलसना। क्या होता है, झुलसना, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। जो हमारा शेड नेट हाउस होता है इसके ऊपर जो हम हाई डेंसिटी की पॉलीथीन यूज करते हैं ये डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे ब्लैक, ग्रीन और वाइट, ठीक है। जो इसकी शेडिंग इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 25 to 60 मेस होता है इसकी शेडिंग इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद नेट हाउस के दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं जिसे हम इंसेक्ट प्रूफ नायलॉन नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेक्ट प्रूफ नायलॉन नेट कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो नायलॉन नेट होता है ना ये भी शेड नेट हाउस की तरह ही होता है, ठीक है। शेड नेट हाउस की तरह होता है, लेकिन ये क्या करता है बेसिकली जो है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है, इंसेक्ट प्रूफ है। यानी कि ये तो है ही, लेकिन ये तो क्या है, रेडिएशन को कट डाउन कर रहा है, स्कॉर्चिंग से प्रिवेंट कर रहा है। इसका मेन रोल होगा ना ये इंसेक्ट से प्रिवेंट करेगा, ठीक। तो ये क्या है, नेट ऑफ हायर मेश साइज,
ठीक है। जो ये नेट होता है ना, इसकी मेश जो होती है, साइज़ जो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि इसकी शेडिंग इंटेंसिटी भी लगभग 25 से 60 होती है। एक रेंज है 25 से 60, लेकिन क्या जितना 60 यानी कि अगर 35, 40, 50 इस तरीके से होगा, इसका 25 भी चल जाएगा, 30 भी चल जाएगा, लेकिन इसकी जो शेडिंग इंटेंसिटी होगी वो और ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा इसकी शेडिंग इंटेंसिटी यानी मेश जितना ज़्यादा होगा, इफेक्टिव कंट्रोल टू एंटर या इंसेक्ट, ठीक है। यानी इंसेक्ट का इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है। जब इंसेक्ट का इफेक्टिव कंट्रोल करेगा तो सेव क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज, यानी कि जो हमारे फसल हैं उनको सुरक्षा मिल जाएगी, किससे? रोग से। क्यों? क्योंकि जो हमारे विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट हैं ना, इंसेक्ट ही हमारे रोग को एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करते हैं, यानी वेक्टर का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लो टनल्स की, कि लो टनल्स क्या होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर लिया था प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि लो टनल्स क्या होता है। टनल्स को आपने सुना होगा, टनल्स जैसे कहीं पे जिसको हम अपन अंडर पुलिया बोलते हैं, तो उस टनल्स की बात बोलते हैं। यानी एक टनल है, टनल की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं या सीडलिंग ग्रो करते हैं, ठीक है, सीड ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये देखते हैं कि लो टनल्स क्या होता है। लो टनल्स आर फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवरिंग। जो हमारे लो टनल्स होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। यानी कवरिंग का मतलब संरचना है तो कवरिंग तो होगी ही, लेकिन वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती, यानी दृढ़ नहीं होता है। और जो कवरिंग होती है ना, वो किसका होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की कवरिंग होती है ओवर हुप्स ऑफ जीआई पाइप्स। उसमें यूज किसका होता है? जीआई पाइप्स का यूज होता है, ठीक है। उसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज होता है, जिसकी कितनी माइक्रोन की होती है? ये 25 से 50 माइक्रोन की होती है। उसके बाद इसके वेड्थ की बात करें तो कितना? 2 मीटर वेड्थ होता है, जो कि 2 मीटर वेड्थ कवर किए रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ इसकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कितनी होती है? तो 1 मीटर से ज़्यादा की हाइट इसकी नहीं होती है। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब 1 मीटर से ज़्यादा हाइट होती नहीं तो हम उसके अंदर कल्टीवेशन कैसे कर पाएंगे? तो बेसिकली हमने बताया कि ये जो यूज होता है लो टनल से स्ट्रक्चर जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है? सीड ग्रो करने के लिए, यानी सीडलिंग तैयार करने के लिए यूज होता है। और हम विभिन्न प्रकार के कल्टीवेशन में जैसे कुकुरबिट्स कैन बी इजीली ग्रोन यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, यानी कि हम कुकुरबिट्स जो भी क्रॉप्स हैं उनको इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लो टनल्स हो गया, अब हाई टनल्स क्या होता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात किया कि लो टनल्स क्या होता है। लो टनल जिसकी हाइट 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। अब बात करेंगे वॉकिंग टनल। वॉकिंग टनल का मतलब, लो टनल्स तो आपने समझ लिया क्या होता है। वॉकिंग टनल मतलब होता है कि हाई टनल्स, यानी कि ऐसा टनल्स, ऐसा स्ट्रक्चर जो टनल के फॉर्मेट में हो लेकिन ऊंचा हो, जिसमें हम आसानी से वॉक कर सकें, ठीक है। अब अपन वॉक करेंगे तो हम तो झुक के करेंगे नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है? वॉक इन टनल, यानी कि हम इसमें आसानी से इजीली वॉक कर सकें तो क्या हो जाता है? वॉकिंग टनल हो जाता है। और इस टनल्स की जो हाइट होती है वो क्या होती है? लो टनल्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? तो लगभग 6 से 6.5 फीट तक इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम वॉक इन टनल की, यानी वॉकिंग टनल क्या होता है। तो वॉकिंग टनल क्या होता है? एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट नहीं होता। मतलब आप सेंस लगाइए, अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है दैट मीन्स कि उसमें ना नट बोल्ट्स का यूज नहीं किया गया होगा या फिर वेल्डिंग्स का वर्क नहीं किया गया होगा। अगर वेल्डिंग यूज होता तो वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता, ठीक है। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम जीआई पाइप्स, यानी जो जीआई पाइप्स होते हैं उनसे बना होता है। आर प्लास्टिक पाइप्स आर बैम्बूस एंड ट्रांसपेरेंट यूवी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट जो होता है, जिसके माइक्रोन कितना होता है? अल्ट्रावायलेट जो पॉलीथीन यूज होती है 150 से 200 माइक्रोन की यूज होती है, ठीक है। यानी कि जो पॉलीथीन, इसमें पॉलीथीन क्या है? देखिए पॉलीथीन क्या है, क्लेडिंग मटेरियल्स क्या होता है। तो क्लेडिंग मटेरियल्स क्या होता है? हमने बताया क्लेडिंग मटेरियल्स वही उसको हम बोलते हैं कि जो, या फिर इसको हम यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख सकते हैं कवरिंग मटेरियल्स, ठीक। कवरिंग मटेरियल्स
क्लेडिंग मटेरियल्स को अपन कवरिंग मटेरियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, वॉल्किंग टनल क्या होता है? वॉल्किंग टनल एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बनता है जीआई पाइप से, बैम्बू से या फिर प्लास्टिक पाइप से, जिसमें अल्ट्रा वायलेट पॉलीथीन यूज होती है जो कितने माइक्रोन की होती है, 150 से 200 माइक्रोन की होती है। और क्या होता है, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इतनी क्लियर है? यानी क्या होता है, एक बार आई रिपीट फिर से मैं बता दे रहा हूँ। हाई टनल्स या जिनको हम वॉल इंटरनल बोलते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे मेड होता है, किससे बना होता है, जीआई पाइप से बना होता है। और किससे बना होता है, जीआई पाइप से के बाद वो बना होता है बैम्बू यानी बांस जो होता है उससे, बांस के बाद प्लास्टिक की पाइप से बनी होती है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट ना पॉलीथीन लगी होती है, अल्ट्रा वायलेट पॉलीथीन की कवरिंग होती है। वो अल्ट्रा वायलेट पॉलीथीन कितने माइक्रोन की होती है, 150 से 200 माइक्रोन की होती है। क्लियर है? 150 से 200 माइक्रोन की पॉलीथीन होती है। ये पॉलीथीन, बैम्बू पाइप्स, जीआई पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स, ये क्या हैं? बेसिकली ये हैं हमारे क्लेडिंग मटेरियल्स। ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ना जो भी मटेरियल्स यूज होता है उन मटेरियल्स को अपन क्लेडिंग मटेरियल्स बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो सेंट्रल हाइट होती है, जो वॉल्किंग टनल होता है ना, वॉकिंग टनल होता है, उसके बीच में अगर खड़े हो जाओ तो जो हाइट होती है ना वो कितनी होती है, 6 से 6.5 फीट होती है। उसके बाद विड्थ कितनी होती है, यानी कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का, यहाँ से अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो तो ये आपकी 6.5, 6 से 6.5, और जो ये वाली वेड्थ है ये कितना होगा, 4.5। ठीक है, 4 से 5 फीट तक होगी। ठीक है, उसके बाद लेंथ कैन वेरी। अब लेंथ की तो रिक्वायरमेंट क्या है, अगर लेंथ की रिक्वायरमेंट, अगर आप लेंथ आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा लेंथ की रिक्वायर कर लोगे। ठीक है, तो ये लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, आपके रिक्वायरमेंट पे। जितनी आपकी, अगर आपको लेंथ 10 मीटर का चाहिए 10 मीटर आप कर लो। ठीक है, विड्थ 4 से 4.5, हाइट 6 से 6.5 होनी चाहिए। लेंथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ को प्रेफर करते हो। फिर द कंप्लीट स्ट्रक्चर असेंबल विथ नो नट बोल्ट्स एंड नो वेल्डिंग इज रिक्वायर्ड। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, किसी नट बोल्ट के द्वारा असेंबल नहीं किया जाता, ना ही इसमें कोई वेल्डिंग्स वगैरह की जाती है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के वो जो वर्किंग टनल है, इसके प्रॉफिट क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इनकी हम बात करेंगे। इसके एडवांटेज की बात करें, लाभ, एडवांटेज को अपन लाभ बोलते हैं। लाभ, इसका एक लाभ तो यह है, सबसे पहले जब इसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, दैट मीन्स कि इसका जो कॉस्ट होगा वो वेरी लो होगा। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज लेस देन अदर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, यानी जो अदर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ना, उससे जो इसका कॉस्ट है वेरी लो है, कॉस्ट लो है। उसके बाद इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इसको इजीली हटा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं इजीली। और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो मेरा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर सबको नहीं, इंसेक्ट और डिजीज को कर सकते। उसके बाद लेस चांस ऑफ डिजीज, जो डिजीज का चांस है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डिजीज का, सो रिड्यूस ऑफ डिजीज कंट्रोल कास्ट। अब समझिए आप, जब किसी इंसेक्ट किसी नेट में या किसी वर्किंग टनल में या किसी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में जब डिजीज कम लगेगा, तो जो डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेथड अपन यूज करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर कोई डिजीज लग रहा है, डिजीज को कंट्रोल कैसे करते हैं हम, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आप किसी फंगीसाइड का यूज करते हैं, फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड। जब फंगस लगेगा नहीं, फंगीसाइड यूज करेंगे नहीं, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हायर एफिशिएंसी ऑफ वाटर, इसमें वाटर का यूज आप ज़्यादा कर पाते हो और फर्टिलाइज़र का भी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।